नमस्कार, आपके साथ में विकासा खबर दुनिया भर में आपका स्वागत है। आज डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज योग का कार्यक्रम रखा गया है। आज उस कार्यक्रम क्या है कार्यक्रम, आइए हम चलते हैं डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में। ये डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये पूरा कॉलेज है और यहाँ पर आज योग का कार्यक्रम रखा गया है। कौन कौन गोरा रहना चाहता है वो अभी से योगाभ्यास शुरू कर दें, खुद भी करें और औरों को भी कराएं। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. It's time to appreciate the efforts done by the volunteer students and the committee members of Arogya Club. For this, I would like to request Vice Principal Ma'am Dr. Ritu Gandhi Arora to please come forward and recognize their efforts by distributing appreciation letters. मैडम रितु गांधी जी, आप जिन लोगों ने ये आज का कार्यक्रम किया है, ऑर्गेनाइज किया है, स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स की है, उनको आप सम्मानित करें, उनकी एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि आज से वसीम साहब ने जैसे हमने रिवाइज किया है, अंडर द बैनर ऑफ IQAC हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई। ये बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि योर इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी ranked by the NAC team very shortly, और जिससे आपको ये फख्र महसूस होगा कि हरियाणा के अंदर ये विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट रैंक करेगी। तो इसके लिए आपकी एफर्ट्स हमें बहुत ज़रूरी है, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो आज का लेक्चर है उसमें बेसिकली स्वस्थ रहना। सिर्फ एक चीज़ से मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि स्वामी जी ने भी कहा, भाटिया जी ने भी कहा, बहुत अच्छा लेक्चर था कि आप सारे सुंदर हो जाएंगे, आंखें सुंदर हो जाएगी, स्किन सुंदर हो जाएगा। मुझे उसी वक्त की चिंता होगी कि फेयर एंड लवली का क्या होगा, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां खुली हुई है, क्या होगा। बेटा इसका सिर्फ एक ही जवाब है, सुंदर का मतलब शरीर से सुंदर होना नहीं होता, सुंदर का मतलब मन से सुंदर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सिलेक्शन है किसी भी चीज की, तब कभी किसी के चेहरे पे न जाना, क्योंकि चेहरा कभी भी सच नहीं बोलता। मन सुंदर है तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी, अगर चेहरा सुंदर है तो उसकी गारंटी है। आचार्य जी भी जानते होंगे, इस संसार के अंदर पूरे वर्ल्ड में आपने ये तो सुना होगा कि ये कंपटीशन होते हैं, मिस वर्ल्ड होते हैं ना। क्या कभी ऐसा कंपटीशन हुआ कि संसार का सबसे बदसूरत इंसान कौन है? सुना कभी आपने? मैं बताता हूं, इस संसार का सबसे बदसूरत इंसान, कद से भी छोटा, काले रंग का, और रंग भी काला ऐसा कि आदमी रीछ को देख के न डरे, उसको देख के डर जाए, इतना बदसूरत आदमी। और वो आदमी जिसकी शक्ल बेढंगी, नाक कैसा, आंखें कैसी, और वो दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। ना तो आज तक ऐसा कोई पैदा हुआ है, ना हो सकता है। मैं नाम बता देता हूं बेटा। आज से 1100 BC में सूडान के अंदर, सुनने वाली बात है, फिर आप देखना कि सुंदर होना चाहिए या ज्ञानी होना चाहिए। सूडान के अंदर आज से 1100 BC पहले एक व्यक्ति जो गुलाम पैदा हुआ किसी सेठ के पास। गुलाम समझते हैं ना, उस वक्त व्यक्ति बेचते खरीदते थे। तो एक सेठ ने जिस व्यक्ति को खरीदा, वो गुलाम का नाम था हकीम लुकमैन। कितने लोगों ने सुना हकीम लुकमैन का नाम? आज भी अगर आप अपने पापा से और अपने ग्रैंडफादर से पूछें या बात करें, वो जरूर जानते हैं, और वो अक्सर कह देते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम। क्यों कहा जाता है ऐसा?
इसका मतलब यह है कि वो आदमी छोटे कद का नाटा जिसकी जिक्र कुरान में भी है, 24वें चैप्टर में कुरान में उसका जिक्र है, और ये नहीं पता कि वो नबी था या नहीं था, पर कुरान में 24वें अध्याय में उसका जिक्र है। अब क्यों मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं? क्योंकि मैं सुंदर लोगों की नहीं, सुंदर मन वाले लोगों की कदर करता हूं। इसलिए आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बेटा समझने की कोशिश करना कि उस व्यक्ति को जो गुलाम था उसकी 7000 बातें, कितनी ये लिखी हुई है जो उसने अपने बेटे को समझाई, 7000 बातें। ना तो इससे पहले किसी ने ऐसी कही, ना किसी चीज में लिखी हुई है। उन 7000 बातों को क्यों लिखा? जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं, उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं था, वो इतना विद्वान कैसे बन गया कि अगर मैं 7000 बातों में से 10 भी आपको बताऊं, आप पलक नहीं झपकोगे। ये मैं गारंटी देता हूं, मैं सिर्फ एक बता देता हूं। वो इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, जिसकी ना शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ है, ना पढ़ा लिखा है, और गुलाम है। उस हकीम लुकमैन से खुदा ने पूछा कि मैं तेरी गुलामी से बहुत खुश हूं, तू बहुत ईमानदार शख्स है, मुझसे मांग क्या मांगता है? मैं 2 चीजें तुझे दे सकता हूं कि या तो मैं तख्त और ताज दे सकता हूं या आम आदमी की सेवा दे सकता हूं, क्या चाहिए? अगर मैं होता तो मैं कहता तख्ते ताज दे दे, आप यही कहते। उसने कहा नहीं, कि मुझे आम आदमी की खिदमत का मौका दे, तो उसने ये चुना। और सुनिए, व्यक्ति ऐसा संसार में पैदा हुआ है जिसके आगे कोई वैद हकीम नहीं है, कोई भी नहीं। उसको इतना ज्ञान था कि जब वो किसी पौधे को हाथ लगाता था तो पौधा ये बता देता था कि मेरा उपयोग क्या है। पत्ते को छूता था तो पत्ता बोलता था कि हकीम मेरा उपयोग इस काम में कर, क्योंकि उसको किसकी रहमत थी? खुदा की रहमत। तो ऐसा ही उस वक्त, ऐसा ही कुछ ऋषियों का नाम लिया, ऐसा ही उस वक्त 1100 BC में हमारे भी एक ऋषि पैदा हुआ। उस ऋषि का नाम था ऋषि चरक, ठीक है। अब हकीम लुकमैन के मन में एक बार आया कि ये ऋषि चरक क्या है, देखो तो सही, हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया। तो उन्होंने एक कागज, समझने वाली बात है, कागज चिट्ठी बना के सूडान से एक व्यक्ति को दी और कहा कि चरक ऋषि को दिया। अब सूडान से हिंदुस्तान का सफर 3 महीने का था, और उसको कहा बस तूने एक ही काम करना है कि तुमने रात को जब सोना है तो इमली के पेड़ के नीचे सोना है। जब सोना है तो इमली के पेड़ के नीचे सोना। मैं उस व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं जिसका हिंदुस्तान में भी नाम लिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि एक ही दवाई बीमारी का इलाज उसके पास नहीं था, किसका? वहम का। वरना कोई भी दुनिया की बीमारी ऐसी नहीं थी जिसको वो ठीक नहीं करता। जब उसका अपना बेटा बीमार हो गया तो उसका ये इलाज था कि वो एक ही पूरी देता था, सिर्फ एक ही पूरी, सिर्फ एक पूरी, दूसरी नहीं देता था। जब उसका अपना एक ही पूरी से ठीक होता, कोई बीमारी, कैंसर हो, वैंसर हो, दुनिया भर की बीमारी, ये इतिहास कहता, मैं नहीं कह रहा। जब उसका अपना बेटा बीमार हुआ जिसको 7000 बातें कही उसने, तो उसको उसने 2 पूरियां दी। कितनी? क्योंकि पहली पूरी से वो ठीक नहीं हुआ, और जब दूसरी पूरी दी तो उसकी मृत्यु हो गई। पहला व्यक्ति जो हकीम 1000 साल से ज्यादा जिया, वो 1000 साल से, ये योग शक्ति थी।
जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो उसने पूरी अपनी प्रयोगशाला की दवाइयां बांधी, गठरी मारी और दरिया में फेंकने चला गया और ये कहने लगा कि ये नबी, ये खुदा, इसके बाद मैं इलाज नहीं करूंगा। अगर मैं अपने बेटे को ही ठीक नहीं कर पाया, वो भी 2 कुड़ियां देखी। मैं कितना विद्वान था, ये सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही उसने समुद्र में अपनी पोटली फेंकने की कोशिश की तो फरिश्ता आ गया और कहने लगा, हकीम ये क्या कर रहा है तुम? बोले, जो अपने बेटे का हकीम इलाज नहीं कर पाया, 2 कुड़ियां दी, ठीक नहीं कर पाया, मैं दुनिया का क्या इलाज करूं? आज से मैं सब बंद कर रहा हूं। तो उस फरिश्ते ने हाथ जोड़कर उसको कहा कि हकीम ऐसा मत कर, गुनाह हो जाएगा, खुदा की तौहीन हो जाएगी और आगे से कोई हकीमों पे विश्वास नहीं करेगा। बोले, ऐसा क्यों ना करूंगा? मेरा बेटा मर गया और मैं इलाज नहीं कर पाया, दुनिया क्या कहेगी? बोले, तुझे किसने कहा कि तेरा बेटा इस इलाज की वजह से मरा है? उसकी सिर्फ उम्र ही इतनी थी, दवाई तो तेरी पहली भी ठीक थी, लेकिन हमने हलक से नीचे जाने ही नहीं दी, क्योंकि तू बीमारियों का इलाज कर सकता है, मृत्यु का नहीं। किसका कर सकता? बीमारियों का। मृत्यु का इलाज तेरे पास भी नहीं। तब उसने ये बात समझी और अपना पोटला वापस लेके गया। द्वारा प्रैक्टिस की, इतना विद्वान था। तो उसने व्यक्ति को, हमारे ऋषि को चेक करने के लिए, किसको? चरक ऋषि को, व्यक्ति को भेजा, चिट्ठी बनाई, उसको दी। बोले, रात को सिर्फ तुमने इमली के पेड़ के नीचे सोना है, मैं जरा चरक को देखूं तो सही, चरक है क्या? चलता गया 3 महीने के बाद जब हिंदुस्तान में चरक ऋषि के पास पहुंचा तो कहने लगा, मुझे सुलेमान हकीम लुकमैन ने भेजा है और ये आपके लिए चिट्ठी है। और उसके पूरे शरीर पे छाले पड़े हुए थे, बीमार था, सांस नहीं आ रही थी, बस शायद कुछ पल और में वो गुजर जाता। हकीम ने लिखी हुई वो चिट्ठी जब ऋषि चरक ने देखी, उसको खोला, मजबून पड़ा, तो उसने ऐसे ही बंद कर दी। और बंद करके वो समझ गया कि हकीम लुकमैन मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। उसने उस चिट्ठी को उसी व्यक्ति को दी। बोले, आज विश्राम कर, कल यात्रा शुरू करनी है और ये चिट्ठी हकीम लुकमैन को देनी है। तो चरक ऋषि ने उसको चिट्ठी पकड़ाई और जब चलने लगा तो कहने लगा, बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि जब तुम रात को चलो और निद्रा आ जाए तो नीम के पेड़ के नीचे सोना। कहां सोना है? नीम के पेड़ के। वैसे ही हुआ। ठीक 3 महीने के बाद वो हकीम लुकमैन के पास पहुंचा, हट्टा कट्टा पकड़ा। अब ये सुलेमान हकीम को नहीं समझ आया कि ये क्या हो गया। उसने कहा कि कोई पैगाम भी भेजा है चरक ने? बोले, हाँ भेजा है। बोले, दिखाओ, ये लो। उस हकीम लुकमैन जिसको दुनिया मानती है, उसने चरक ऋषि को सलाम किया कि मुझे आज खुशी हुई कि मेरी बराबरी का एक इंसान हिंदुस्तान में भी बैठा है जिसका नाम चरक ऋषि है। चिट्ठी में ना तो हकीम लुकमैन ने कुछ लिखा था और ना ही चरक ने लिखा, बस दोनों का आदान प्रदान हो गया ज्ञान का। तो ना तो ऋषि चरक इतने सुंदर थे और ना ही हकीम लुकमैन। तो सुंदर क्या था उनका? ज्ञान। सुंदर क्या था उनका? व्यवहार। सुंदर क्या था? दूसरों की सेहत का ख्याल रखना, दूसरों का मुफ्त इलाज करना, दूसरों को शिक्षा देनी और दूसरों का भला करना। इसलिए हकीम लुकमैन 1000 साल से ज्यादा जिंदा रह गए। तो मेरे दोस्तों, आज योगा करनी है तो उसका मकसद हमारा मन सुंदर हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारे विचार सुंदर हो, इसलिए करनी है। तो हम ऋषि चरक को भी जय कहते हैं और हकीम लुकमैन को भी जय कहते हैं। मौका लगा तो उन 7000 में से
कुछ 20-25 बातें जो अमल करने वाली है आपसे जरूर शेयर करूंगा, फिर मौका मिलेगा तो मैं मैडम वाइस प्रिंसिपल रितु गांधी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और इन लोगों को जिन्होंने मेहनत की है इनामात एक सर्टिफिकेट के रूप में इनको होना। Thank you, sir, for your golden words. दोनों लो फोटो वीडियो। Now I invite Jen Pratap Singh, student of BBA final year, for putting so much effort in today's program. Thank you, everyone. Now, I'd like to request Dr. Shobha Bhatia, convener Arogya Club, to present the vote of thanks. Everyone, I hope today's session was really very learning for you and आप लोग इसको आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। योगा के जो भी आपके सेशंस हैं आप उनको अटेंड करिए और अपनी लाइफ को आगे हेल्दी बनाइए। With these words, Yoga Nivriddhi Nirodha. On behalf of Arogya Club team, I feel privileged to present vote of thanks to Speaker of the Day, Yoga Shri Shyam Sundar ji, for giving extremely mindful session in concern to our mental health. We are highly enriched with this session. We are also thankful to our eminent guests, Shri Yogaraj Bhatia ji, Shri Shravan Dang ji, and Professor Virender Bhasin sir, for giving their precious time from their busy schedule. We are also very thankful to our worthy and very polite Principal Sir, Dr. Satish Ahuja sir, who always accept our projects proposals from the staff members, and sir always give us the opportunity to organize such kind of sessions. We are also very thankful to Vice Principal Ma'am, Ritu Ma'am, Dr. Sri Ma'am, for always guiding us and motivating us to perform these programs. We are also thankful to Estate Department, Dr. Mahinder Bishnoi sir and team, Administrative Department, Dr. Ashish Goel sir, IT Department, Harish Rawat sir and team, Media Support, Ms. Rima Nangia ma'am and team. I also thankful to my team Arogya Club members, Mr. Om Prakash sir, Ms. Shweta Tiku ma'am, Ms. Minakshi, Ms. Jyoti Nagpal ma'am, and also very thankful to the students volunteer who have put so much of effort for today's program. Divyang Joshi, Ms. Sandhya Agarwal, Vivek Raghav, Pranav Pratap Singh, Jayant Pratap Singh, Diksha Kathuria, Adarsh Kumar. Thank you so much. With these words, we end today's session. Thank you so much. Now, I would like to request you all, please come forward for a group photograph. मैं जयंत प्रताप सिंह, BBA फाइनल ईयर, and we just here for the आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। हमने आज योगा के बारे में रखा था कि योगा हमारे टीनेजर्स के लिए और हमारे बाकी सब लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा कि आजकल हमारा ट्रेंड है कि हम लोग जिम वगैरह या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल हम अपने कल्चर से पीछे हैं। हमें उसको एक्चुअली जानना है कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बताइए सर, योगा के बारे में सर आपने सर बहुत अच्छा सर बच्चों को सर बताया सर, देख रहा था सर, मैंने पूरा कार्यक्रम देखा है सर। क्या बताना चाहते हैं सर और हमारे चैनल के माध्यम से सर दर्शकों को सर बताएं। योग एक बहुत अच्छी परंपरा है। हम ऋषि परंपरा में पैदा हुए हैं, तो योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। योग से हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ इस DM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो काफ़ी अच्छा लगा और सारे बच्चों ने प्रेरणा ली है कि ये आगे भी प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे और अपने माइंड को शार्प करेंगे। और सर इसके अलावा सर आप सर किस कॉलेजों में सर आप बच्चों को सर आप जाते हैं सर योगों के बारे में सर आप शिक्षा देते हैं सर, इसके अलावा सर?
इसके अलावा मैं इंटरनेशनल कॉलेज हैं KR मंगलम, इसमें गया हूँ, और यूनिवर्सिटी जो मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ मैंने सेशन दिए हुए हैं। और हमने बहुत जगह यूनिवर्सिटी में लगो आई हैव टेक 10,000 पीपल इन अ लास्ट 10 ईयर। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट को हमने योगा सिखाया हुआ है, जिसमें मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे भी हमने काम किया हुआ है। तो हम एक यही चाहते हैं कि हर घर घर में योग पहुँचे, लोग स्वस्थ रहें, बच्चों के मस्तिष्क अच्छे रहें। आज सबसे ज़्यादा हुआ है लोगों में स्ट्रेस हो रहा है, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस चलाते हैं, और कैसे हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं उसकी क्लासेस चलाते हैं। हमारा योगा एंड मेडिटेशन सेंटर जो ESC है, तो वहाँ से हम क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो सज्जन वहाँ आके क्लासेस लेना चाहते हैं हम वहाँ पे भी इनको कराते हैं, और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है जो योग के लिए बहुत अच्छा है। सर बीमारियों के बारे में सर एक बार, जैसे कोरोना है सर, कोरोना के बीमारी को लेकर इम्यून सिस्टम जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ कोरोना ही एक बीमारी नहीं है, कोरोना के अलावा बहुत सारे वायरस हैं, लाखों वायरस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। हमें उससे से लड़ना नहीं है कि हम उससे लड़ के जीत जाए, हमें अपनी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि वो खुद हम पे अटैक करेगा तो हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। इसके लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, नीम, गिलोय, घनवटी, इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना जैसी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम योग से निरोगी भारत की एक संकल्पना है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, भारत सरकार का एक मूवमेंट है, हमें इसको सफल बनाना है। हर घर घर में योग का अभ्यास करना पड़ेगा, तो हम निश्चित ही इस कोरोना जैसी बीमारी से निश्चिंत हो जाएंगे, हमें कोई भय और डर चिंता नहीं रहेगा। आई एम दीक्षा कथूरिया फ्रॉम DAVIM। आज जैसे योगा का सर ने बताया, योगा के बारे में कितना समझ में आया आपको? जैसे कि प्रिंसिपल सर ने भी बताया, हाँ जी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। वो जो